चलिए आइए, करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान और इंडिया और इंटरनेशनल तीनों से संबंधित है। जैसे राजस्थान में वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है कृत्रिम वर्षा का, आर्टिफिशियल रेन, रामगढ़ बांध जयपुर, लेकिन ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर वो अभी सफल नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा का विषय रहा। किरोड़ीलाल जी मीणा के संदर्भ में भी चर्चा का विषय रहा। इसको देखते हुए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है। आइए, राजस्थान में कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, इसकी जो लॉन्चिंग 12 अगस्त को होनी थी, ये जो प्रस्तावित थी, रामगढ़ बांध, कहां पड़ता है रामगढ़ बांध? जयपुर। लेकिन ये असफल रही। ये एक न्यूज है, कृत्रिम वर्षा क्या होती है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जा चुकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो कृत्रिम वर्षा क्यों करवाई जाती है, बताएगा कोई? इसके कई कारण हैं। एक तो फसलों के लिए भी कराई जाती है, एक मौसम को सही करने के लिए भी करवाई जाती है अलग, क्योंकि जब बारिश होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, कृषि को भी फायदा होता है, सिंचाई होती है। इसके अलावा जो हमारा जो मौसम है वो भी सही हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए कृत्रिम वर्षा कराने का उद्देश्य रखा जाता है। ये कैसे होती है इसको ध्यान में रखना है। आइए देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, महत्वपूर्ण जो पदार्थ इसके अंदर मिलाया जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है इसके अंदर। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, इस संबंध में आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, SSC का क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा में मुख्य पदार्थ कौन सा होता है। तो उसमें ऑप्शन देता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, ये मुख्य पदार्थ होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है ठोस CO2, सॉलिड CO2, ठीक है। इसको आप कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। अपने आप में ये एक अलग से क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस CO2, अपने आप में ही साइंस का क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 होती है, ध्यान रखना। अभी मंडे से जो अपना बैच चलेगा, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर तो इन सब की चर्चाएं करेंगे अपने। और NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आप जानते हो साधारण नमक होता है, खाने वाला नमक भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक, आइए अब क्या करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं। SSC का ही क्वेश्चन है। CGL में जो आया था वो कौन सा पदार्थ है, तो मैंने अभी आपको बताया। एक 10+2 के एग्जाम में इसी को घुमा के कैसे पूछ लिया, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में आते हैं, आसान सा 3 ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। कैसे करते हैं, इन तीनों पदार्थों को वायु मिलाकर वायुयान के माध्यम से बादलों पर बिखेरा जाता है। ठीक है, बादल जो होते हैं उसके ऊपर बिखेर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी, जैसे अभी जो रामगढ़ में चल रहा था ड्रोन के हिसाब से कर रहे थे अपने,
तो वायुयान के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से बादलों के ऊपर बिखेर दिया जाता है। ये पदार्थ बादल के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से बरसते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल बारिश हो रही है, लेकिन वो कृत्रिम बारिश होती है, कृत्रिम वर्षा होती है। सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था ऑफिशियली तरीके से, हालांकि रसायन है, पहले से इनकी चर्चा होती रही है, 2008 में जब चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक हुए थे, तो उसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी। अशोक गहलोत के काल में उदयपुर में कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हो नहीं पाई थी। अभी यहां पर भजनलाल जी शर्मा के काल में रामगढ़ बांध में यहां पर कृत्रिम वर्षा कराने का उद्देश्य डिसाइड किया गया, 12 अगस्त डिसाइड की गई, लेकिन ये किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सफल नहीं हो पाई। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से पूरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर? तो कृत्रिम वर्षा ये होती है, होती क्या है इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसी का ये एक भाई होता है, वो भी बहुत सदाबहार है, आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन इसके लिए जो उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी, जिम्मेदार, मैं मुख्य की बात कर रहा हूं, हालांकि सोडियम इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो भी होता है, लेकिन सबसे मुख्य जो होती है जिस पर क्वेश्चन आते हैं वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका जो आपको पता होना चाहिए कहां से निकलती है। भाई जैसे वायुयान के जो टायर होते हैं उनसे संबंधित कौन सी गैस है? नाइट्रोजन हो गई, ठीक है ना, नाइट्रोजन होती है वो। और जैसे मैं कहूं कि वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे ना बात को? ये फिक्स होती है चीजें। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप कहोगे सर हीलियम। उसी तरीके से ये जो गैस होती है, ध्यान रखना, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस होती है। गैस होती है, इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस कहते हैं कि यदि इसको लगातार पत्थर पर प्रभावित किया जाए तो पत्थर में दरार पड़ जाती है, क्रैक हो जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है, आया भी हुआ है, ताजमहल की दीवारों के पीलेपन का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, ठीक है, तो लिख ही लीजिए इसको, लिखिए ताजमहल की दीवारों के पीलेपन के लिए उत्तरदायी। चले, आइए अब देखिए कैसे होती है ये वर्षा। ये जो SO2 गैस है औद्योगिक क्षेत्रों से निकलती है, पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है? नमी। नमी क्या होती है? पानी। तो H2 इस नमी के साथ ये क्रिया करेगी, और आप देख लीजिए H2 SO4 बना देगी, सल्फ्यूरिक अम्ल।
और सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते ही हो, गंधक का अम्ल होता है, अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, गंधक का तेजाब वगैरह बहुत सारे नाम है इसके। और ये जिस पर गिर जाए उसको जला देता है। अब आप सोच लीजिए, ये अपने यहाँ बन गया और ये किसी न किसी रूप में धरातल पर आएगा, मिट्टी के उपजाऊपन को ख़त्म कर देगा। आपके शरीर पर गिर गया तो स्किन कैंसर, जिसको स्टोन कैंसर भी कहा जाता है, उसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा ये। तो ये अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ये भी आया हुआ है, अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा अम्ल कौन सा बनता है? बताइए, H2SO4। ठीक है, ये साथ में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए। आप जानते हो कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई घोषणाएं की, लेकिन राजस्थान के संबंध में यदि आप देखोगे तो राजस्थान में भी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कौन बताएगा कहां मनाया गया? बताइए। ऐसे मत किया करो यार, ये तो बहुत बड़ी बात होती है यदि इस चीज को आप मिस करके। बताओ भाई। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कहां मनाया, कहां झंडा फहराया? जोधपुर में। लेकिन अच्छी बात है, जोधपुर आपको ध्यान है। लेकिन दो चीजें चर्चा में रही। एक तो ये चर्चा में रही, बरकतुल्ला खान स्टेडियम। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम में तिरंगा फहराया था भजनलाल शर्मा ने। ये वैसे भी आता है क्वेश्चन, लेकिन इस बार बच्चों की दुर्घटनाओं से संबंधित एक घटना घटित हो गई थी। आपने देखा होगा अखबारों के अंदर। उसी 15 अगस्त में बच्चे आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उस कारण से वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक मेहरानगढ़ दुर्ग को बढ़िया लाइटिंग की गई वहाँ पर इसी संबंध में। तो दो बातें इंपॉर्टेंट होगी। और एक सरपंच को सम्मानित किया गया और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का उनको पुरस्कार मिला। अब जो मैंने आपको बात बताई है, आप खुद समझ सकते हो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से। तो लिख दीजिए, राजस्थान का, राजस्थान में, ऐसे लिखो, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025। स्थान था बरकतुल्ला खान स्टेडियम। ऐसे ही बनते हैं। आपसे पूछ लेगा बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ है, समझे बात को? जोधपुर। अब मेहरानगढ़ दुर्ग भी चर्चा में रहा, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आप जानते ही हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हो कि जोधपुर के अंदर है, राव जोधा ने उसका निर्माण करवाया था। उसकी बात मैं नहीं करने जा रहा अभी। लिख दीजिए, भजनलाल शर्मा जी ने तिरंगा फहराया। भजनलाल शर्मा जी ने तिरंगा फहराया। चले, आइए विशेष एक स्थान है आवा, ये टोंक में पड़ता है। इनके जो सरपंच हैं, इनके सरपंच का नाम है दिव्यांश एम भारद्वाज।
दिव्यांश एम भारद्वाज। इसमें लिखो, इन्हें इस समारोह में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया। चले, आइए, यहां पर आपको और बातें ध्यान रखनी है। अब देखो, नेशनल लेवल पर जो 15 अगस्त मनाया गया, लाल किले पर मनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर ध्वजारोहण किया, कई घोषणाएं की जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा से था, सेमीकंडक्टर से था, सुदर्शन चक्र से था। ये एक अलग बात है, इसको हम एक अलग पोर्शन में लेके चलेंगे। लेकिन राजस्थान में क्या सिस्टम रहा, जैसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें 85 सरपंच को विशेष अतिथि बनाया गया। भारत के 85 सरपंच को विशेष अतिथि बनाया गया, जिसमें राजस्थान के 3 थे। अब उन 3 का नाम पता होना चाहिए आपको, तो एक यहां पर स्टार डाल के लिखिए, भारत के 85 सरपंचों को राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि बनाया गया। विशेष अतिथि बनाया गया। इन 85 में जो राजस्थान के थे वो 3, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। और ये महिलाएं हैं, इस कारण से वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी टिक कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। नाम पूछ लेंगे, नहीं तो ज़्यादातर नाम नहीं पूछेंगे ना, तो स्थान पूछ लेंगे, किस जिले के या किस स्थान के सरपंच को सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया। तो नाम भी आपके सामने, दिव्यांश एम भारद्वाज। ये जो महिलाएं हैं, एक का नाम है कुसुम सिंह। कुसुम सिंह, ये जो कुसुम सिंह है, ये रार ग्राम पंचायत, ये नाम वगैरह आपको सब ध्यान रखने पड़ेंगे। रा रे है, इससे संबंधित है, यहां की सरपंच है। रा रह, नाम देखो, ये डीग से संबंधित है। एक सरपंच का नाम ये है। दूसरी सरपंच है गीता देवी पटेल, मैं यहां लिख रहा हूं, गीता देवी पटेल। ये जो गीता देवी पटेल है, ये चाली पंचायत से संबंधित है। जोधपुर, चाली पंचायत जोधपुर से। और तीसरी महिला जो है, ये है रेखा बाई।
ये गढ़ेपान पंचायत कोटा से संबंधित है। इन तीनों का नाम रच बस जाना चाहिए, तीनों महिलाएं हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके ज़रूर आएगा। बहुत हाईलाइट किया गया इनको अखबारों के अंदर, इसलिए राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। राजस्थान के एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, एक ये वाला और एक ये। इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये तीनों महिलाएं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हो ये जो डीग है, इस पे एक क्वेश्चन आता है, इसका निकनेम क्या है? इसे कहते हैं जल महलों की नगरी, बहुत बार आता है ये। कोटा के बारे में तो आप जानते ही हो, शिक्षा नगरी बोलते हैं, औद्योगिक नगरी बोलते हैं, राजस्थान का कानपुर बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। जोधपुर के बारे में बहुत से सूर्य नगरी बोलते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में आया था ये। होगी बात सारी। चलिए अब देखिए, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस। बारह अगस्त। चलिए जी, अब देखिए इसमें एक लाइन लिखो, इस दिवस पर हाथी गांव, कहां पड़ता है हाथी गांव? वैसे देखोगे तो आमेर के अंदर है ये, जयपुर। हाथी गांव जयपुर में एलिफेंट फैशन शो का आयोजन किया गया। एलिफेंट फैशन शो का आयोजन किया गया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेंट फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया। हो सकता है हाथी गांव ऑप्शन में ना दे, इसे आप समझ जाओगे, आमेर दे दे, जयपुर दे दे, जिले के संबंध में पूछ ले। जब ये घोषणा हुई थी, जब हम तैयारी करते थे तब की बात है ये, तो उस संबंध में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि हाथी गांव कहाँ है। ठीक है ना, तब इसकी घोषणा की गई थी कि आमेर में हाथी गांव बनाया जाएगा, ऐसे था। यहाँ हाथी आती रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हाथी के संबंध में आप ये ध्यान रखें, ये चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। 2011 में इसको घोषित किया गया था नेशनल हेरिटेज एनिमल। वैसे राष्ट्रीय पशु की बात करोगे तो टाइगर है, लेकिन ये विरासत पशु है, ध्यान रखें। जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो नई बात आपके सामने देखने को मिलेगी, हालांकि कई मंचों पर इसका इस्तेमाल किया, मैंने बताया भी है कि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत को हाथी के प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है।
जैसे चाइना को हम ड्रैगन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अमेरिका को हम बताइए गोल्ड ईगल उसके रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे। ठीक है जी, चलिए इतनी ही बात करेंगे आज।